हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने सेक्शन 140 के बारे में पढ़ा स्टूडेंट। तो उसको एक बार शॉर्ट रिवीजन अपन ले लेते हैं ताकि हमें वो याद रहे। उसके बाद हम सेक्शन 141 की बात करेंगे जिसमें अंकेशक की योग्यताएं एवं अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो सबसे पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 140 का, जो कि रिमूवल और रेजिग्नेशन से रिलेटेड था स्टूडेंट। अपन ने इसके अंदर एक अंकेशक के रिमूवल एंड रेजिग्नेशन के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन ने बात की थी रिमूवल की। फटाफट से देखते हैं कि यदि अंकेशक को उसका कार्यकाल पहले पूर्ण होने से पहले यदि हमको हटाना हो, यदि कंपनी किसी अंकेशक को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाना चाहती है तो किस तरीके से हटा सकती है स्टूडेंट। उसके लिए सबसे पहले एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या की जाती है स्टूडेंट, परमिशन ली जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन प्राप्त हो जाने के बाद विद इन 60 डेज एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या किया जाता है स्टूडेंट, अंकेशक को उसके पद से हटा दिया जाता है। ये अपन ने पढ़ा। लेकिन अंकेशक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाता है। उसके बाद अपन ने बात करा कि भाई यदि रिटायर होने वाले ऑडिटर को हमको हटाना हो और उसकी जगह एक नए ऑडिटर को हमें अपॉइंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है स्टूडेंट। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल को यह विश्वास हो जाए कि भाई जो अंकेशक हैं वो कपटपूर्ण क्रियाओं में लिप्त है तो फिर एक ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वो अंकेशक को हटाने का आदेश दे सकती है। ऐसी स्थिति में फिर अंकेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और जिस अंकेशक को हटाया गया है वो आदेश से लेकर 5 वर्षों तक किसी और कंपनी में अंकेशक नियुक्त नहीं हो सकेगा और उस पर धारा 447 के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी बातें जो है स्टूडेंट अपन ने सेक्शन 140 में पढ़ी। रेजिग्नेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि यदि कोई अंकेशक स्वयं अपना पद छोड़ता है तो उसे क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। क्या करना होता है, उसे एक स्टेटमेंट क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। और गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन में ये स्टेटमेंट उसे कंपनी को, रजिस्ट्रार को और कैग को देना होता है। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन में ये स्टेटमेंट उसे किसको देना होता है स्टूडेंट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन के अंदर ये स्टेटमेंट उसे कंपनी और रजिस्ट्रार को देना होता है। और यदि वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता है तो अपने रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर, यानी कि रेजिग्नेशन की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर उसे एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा। और गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन में वो कंपनी को, रजिस्ट्रार को और कैग को देगा। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन में वो ये स्टेटमेंट किसको देगा, कंपनी को और रजिस्ट्रार को। और यदि वो ऐसा स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो उस पर मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, फाइन लगाया जा सकता है। तो ये बातें अपन ने प्रीवियस वीडियो में करी थी। और ये सेक्शन कौन सा था स्टूडेंट, सेक्शन 140। ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है नेक्स्ट
अंकेशकों की पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी, योग्यता एवं अयोग्यताएं, धारा 141 सेक्शन 141 अपन अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग एक अंकेशक में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, एक अंकेशक के अंदर कौन कौन सी अयोग्यताएं होती हैं जिसके कारण उसे अपना पद त्याग करना पड़ता है, तो वो उनकी बात भी अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कंपनी ऑडिटर की क्या क्या योग्यताएं हैं या उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए कंपनी अंकेशक नियुक्त होने के लिए। तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। एक व्यक्ति के रूप में एक सीए, स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखना, एक व्यक्ति के रूप में एक सीए को जिसके पास प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र हो अंकेशक नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि आप किसी इंडिविजुअल को यदि कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उसे ही कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं जो सीए है और जिसके पास प्रैक्टिस करने का क्या हो, प्रमाण पत्र हो, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, उसी सीए को आप कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। एक फर्म या सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को भी अंकेशक नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके अधिकांश साझेदार भारत में प्रैक्टिस करने वाले हो। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अपन ने पहले भी बात की है कि एक फर्म को भी अंकेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि उस फर्म के अधिकांश साझेदार, यानी कि अगर सपोज कीजिए एक फर्म के अंदर 10 पार्टनर हैं, है ना, तो इन 10 पार्टनर में से कम 6 पार्टनर या 7 या 8, लेकिन 6 से कम नहीं, अधिकांश साझेदार जो हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको कि अधिकांश साझेदार जो हैं वो भारत में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए। यानी कि आप उसी फर्म को एक अंकेशक के रूप में नियुक्त कर सकते हो जिसके अधिकांश साझेदार जो हों वो भारत में प्रैक्टिस करने वाले हों, और कंपनी अंकेशक के रूप में वे ही साझेदार कार्य करने व हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे जो क्या है, सीए हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट योग्यताओं में अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि आप एक व्यक्ति को अंकेशक के रूप में नियुक्त कर रहे हो तो वो सीए होना चाहिए और उसके पास प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। और आप यदि किसी फर्म को अंकेशक के रूप में नियुक्त कर रहे हो तो उसके अधिकांश साझेदार जो हैं वो भारत में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए, और कंपनी अंकेशक के रूप में केवल उस फर्म के वे ही साझेदार अधिकृत होंगे जो क्या है, कार्य करने के लिए और हस्ताक्षर करने के लिए जो क्या है, सीए हैं। तो अपन को ये बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि अयोग्यताएं, यानी कि किन किन व्यक्तियों को कंपनी अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और यदि नियुक्ति के बाद कोई व्यक्ति यानी कि कोई कंपनी अंकेशक इन अयोग्यताओं को प्राप्त कर लेता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और ऐसी रिक्तता जो है आकस्मिक रिक्तता यानी कि कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। तो किन किन व्यक्तियों को एक अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो फर्स्ट है एक समामेलित संस्था यानी कि कॉरपोरेट बॉडी एलएलपी को छोड़कर, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर। तो ध्यान रखना, यानी समामेलित संस्था से यहाँ पर आशय है स्टूडेंट एक कंपनी को अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें एलएलपी इंक्लूड नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंक्लूड नहीं है। एलएलपी यानी कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को आप अंकेशक के रूप में नियुक्त कर सकते हो। और समामेलित संस्था का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक कंपनी को अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कंपनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी। कंपनी के अधिकारी अथवा कर्मचारी को भी अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। सपोज कीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है ना। अब ए जो है इस कंपनी के अंदर क्या है, डायरेक्टर है। क्या है, डायरेक्टर है। तो भाई ए जो है इस कंपनी के अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता, भले से ही ए सीए क्यों नहीं हो। तो आपको याद रखना है। उसी तरह मैं बात करूं बी की, बी इस कंपनी में क्या है स्टूडेंट, एम्प्लॉय है। अब बी सीए होने के बावजूद भी इस कंपनी का अंकेशक नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय है। तो ए सीए होने के बावजूद भी इस कंपनी में अंकेशक क्यों नहीं नियुक्त हो सकता, क्योंकि वो इस कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है। और बी सीए होने के बावजूद भी इस कंपनी में अंकेशक क्यों नहीं नियुक्त हो सकता, क्योंकि वो एम्प्लॉय है। तो एक कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी को कंपनी के अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो पहली बात क्या है स्टूडेंट, एक समामेलित संस्था को आप अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, यानी कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को आप अंकेशक के रूप में नियुक्त कर सकते हो। उसको छोड़कर, वो एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंपनी के अधिकारी को, कंपनी के कर्मचारी को आप अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जो कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार अथवा कर्मचारी है, उसे भी अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड है, ए क्या है, इस कंपनी का क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टर है। अब बी, अगर वो ए का क्या है, पार्टनर है या एम्प्लॉय है, तो बी को इस कंपनी का अंकेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पर वही बात आ रही है, एक व्यक्ति, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक व्यक्ति जो कंपनी के अधिकारी का साझेदार अथवा कर्मचारी है, उसे कंपनी के अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। XYZ लिमिटेड है, सपोज कीजिए सी जो है इस कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय है। डी सी का पार्टनर है या एम्प्लॉय है, तो डी को भी XYZ लिमिटेड का अंकेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति जो कंपनी के अधिकारी, जो कंपनी के अधिकारी का साझेदार अथवा कर्मचारी है। फिर पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी का, कंपनी के कर्मचारी का साझेदार अथवा कर्मचारी है, उसे भी कंपनी के अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक समामेलित संस्था को हम अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते LLP को छोड़कर। दूसरी चीज, एक कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी को हम कंपनी के अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार अथवा कर्मचारी है, उसे भी हम कंपनी के अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति, इसको ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, थोड़ी सी क्या है कि ये कानूनी भाषा होती है, तो थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ने से समझ में आ जाएगी आपको। एक व्यक्ति जो स्वयं या उसका साझेदार या उसका नातेदार से मतलब है रिलेटिव, यानी कि एक व्यक्ति जो स्वयं या उसका साझेदार या नातेदार, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा।
पहले अपन यहां तक पढ़ेंगे, इधर तक, उसके बाद रिलेटिव के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट में। तो देखना, एक व्यक्ति जिसने खुद या उसके पार्टनर ने कंपनी में या उसकी सहायक यानी कि सब्सिडरी या नियंत्रक यानी कि होल्डिंग या संबंधित कंपनी से मतलब है एसोसिएटेड कंपनी या ऐसी नियंत्रक की सहायक कंपनी में यानी कि होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में कोई प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी या हित इंटरेस्ट रखता हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या उसका कोई साझेदार, अगर कोई व्यक्ति या उसका साझेदार किसी कंपनी में यानी कि किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी एसोसिएटेड कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट जैसे कि वोटिंग राइट वगैरह रखता है, तो उसे अपन क्या कर सकते हैं, कंपनी के अंकेशक के रूप में, उसे हम क्या नहीं कर सकते, कंपनी के अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो व्यक्ति हित रखता है तो नहीं कर सकते, उसका साझेदार भी यदि हित रखता है तो भी नहीं कर सकते। ये अपन को याद रखना है कि अगर ए कंपनी, सपोज कीजिए ए है, वो किसी कंपनी के अंदर अंकेशक बनना चाहता है, अगर वो खुद किसी कंपनी की सिक्योरिटी या कोई किसी कंपनी में कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट रखता है, तो ए क्या है, अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कंपनी से मतलब क्या है स्टूडेंट, खुद कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी एसोसिएटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में कोई भी हित रखता है या सिक्योरिटी रखता है, तो ए जो है वो अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। अगर सपोज कीजिए बी, जो इसका क्या है, पार्टनर है, किसका, ए का, यदि बी भी किसी कंपनी के अंदर या उसकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर या उसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर या एसोसिएटेड कंपनी के अंदर या होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी के अंदर कोई प्रतिभूति यानी कि कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट रखता है, तो भी ए जो है अंकेशक के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन रिलेटिव में एक बात है स्टूडेंट, यदि ए का सपोज कीजिए रिलेटिव है सी, सी क्या है, रिलेटिव है, बशर्ते कि उस रिश्तेदार के पास कंपनी की प्रतिभूति या हित रुपए 1000 तक का अथवा ऐसी कोई निर्धारित राशि तक का हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो इतने रुपए तक का हित रखता है, इसका रिश्तेदार सी 1000 रुपए तक का हित रखता है, या निर्धारित राशि, जो राशि निर्धारित की गई है प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, तो वहां तक का यदि हित रखता है तो ए क्या कर सकता है, उसके अंकेशक के रूप में नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा का हित रखता है स्टूडेंट, तो फिर वो अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। यानी कि सी जो है वो 1000 रुपए तक का अथवा ऐसी कोई निर्धारित राशि तक का हित रखता है, तो ए जो है अंकेशक के रूप में नियुक्त हो सकता है। वरना अगर इससे ज्यादा की राशि, यहाँ पर जो निर्धारित राशि है स्टूडेंट वो 1,00,000 रुपए है, इतनी राशि तक का हित, इससे ज्यादा का यदि हित रखता है तो वो अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो पहले इसे आपको उस व्यक्ति के स्वयं के और साझेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और रिलेटिव में एक थोड़ी सी शर्त अलग से दे दी कि भाई इतनी राशि तक का यदि हित रखता है या प्रतिभूति रखता है तो वो क्या कर सकता है, अंकेशक के रूप में नियुक्त हो सकता है। लेकिन यदि इससे ज्यादा का हित रखता है या प्रतिभूति रखता है, तो फिर ए जो है वो उस कंपनी में एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, निर्धारित राशि से अधिक का ऋणी हो। यदि ए
ये निर्धारित राशि जो है स्टूडेंट ये 5 लाख रुपए है ना। तो सपोज कीजिए मैं 5 लाख रुपए मान रहा हूं, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि अगर निर्धारित राशि 5 लाख रुपए है, ठीक है ना, तो ए जो है अगर 5 लाख रुपए तक की राशि का ऋणी है तो क्या कर सकता है, ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकता है। यदि ए का पार्टनर बी 5 लाख रुपए तक का ऋणी है तो भी ए क्या कर सकता है, ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकता है। सी जो ए का रिलेटिव है वो अगर 5 लाख रुपए तक का ऋणी है तो भी ए जो है ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी निर्धारित राशि से अधिक का ऋणी हो तो फिर ए जो है वो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे निर्धारित राशि कितनी मानी है स्टूडेंट, 5 लाख रुपए एज अ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर निर्धारित राशि से अधिक का ऋणी है वह व्यक्ति खुद या उसका साझेदार या उसका रिलेटिव, तो फिर वो व्यक्ति जो है अंकेशक के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, 1 लाख रुपए से अधिक के किसी ऋण की गारंटी दी हो या कोई जमानत प्रदान की हो। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है उसने XYZ लिमिटेड से कितने रुपए तक का लोन ले रखा है स्टूडेंट, अगर 1 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है तब तो कोई बात नहीं, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपए से अधिक का लोन ले रखा है, सपोज कीजिए डी ने, किसने ले रखा है, डी ने XYZ लिमिटेड से 1 लाख रुपए से अधिक का लोन ले रखा है और उसकी गारंटी यदि ए ने दी है या उसके साझेदार बी ने दी है या उसके रिलेटिव सी ने दी है, कोई गारंटी दी है या जमानत दी है, तो फिर जो ए है स्टूडेंट वो उस कंपनी के अंदर एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वयं यानी कि उसने खुद ने क्या करा, 1 लाख रुपए से अधिक के ऋण की गारंटी दे दी या उसका साझेदार उसने 1 लाख रुपए से अधिक के ऋण की गारंटी दे दी या उसके रिलेटिव ने 1 लाख रुपए से अधिक के ऋण की गारंटी दे दी, तो फिर वो अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता वो व्यक्ति। तो अपन को यहाँ पर ये चीज समझनी है। तो आपको समझ में आया होगा। पहली कंडीशन क्या है, अगर वो खुद या उसका साझेदार किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी के अंदर कोई प्रतिभूति रखता है या हित रखता है तो अंकेशक अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, रिलेटिव में एक शर्त है, 1,000 रुपये तक का या निर्धारित राशि तक का हित रख सकता है। अगर उससे अधिक का रखता है तो फिर वो व्यक्ति जो है अंकेशक के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकता। अगर उस व्यक्ति ने, उसके साझेदार ने या उसके रिलेटिव ने किसी कंपनी से, उसकी सब्सिडरी कंपनी से, होल्डिंग कंपनी से, एसोसिएटेड कंपनी से, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी से निर्धारित राशि से अधिक का ऋण ले रखा है तो वो व्यक्ति क्या है, अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जिसने खुद ने या उसके साझेदार ने या उसके नातेदार ने किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए से अधिक के ऋण की गारंटी दे रखी है किसी कंपनी के अंदर, उसकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर, उसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर, उसकी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी के अंदर, तो भी वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उस कंपनी में अंकेशक के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, एक व्यक्ति या फर्म जिसका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से कंपनी या उसकी सहायक या नियंत्रक या संबद्ध निर्धारित प्रकृति की कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध हो। तो यानी कि अगर एक व्यक्ति या फर्म किसी कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ या सब्सिडरी कंपनी के साथ या एसोसिएटेड कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशन रखती है डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से, तो वो
फर्म और वो पर्सन कंपनी के अंदर अंकेशक के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकते। यहाँ स्टूडेंट एक बात है कि व्यावसायिक संबंध अगर जो है वो तो ठीक है, लेकिन व्यावसायिक संबंध यदि एक दूसरे को लाभ प्रदान करने वाले हैं तो वो व्यक्ति और फर्म उस कंपनी में अंकेशक के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकते। नॉर्मल बिजनेस रिलेशन की कंडीशन में तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यावसायिक संबंध से मतलब है एक दूसरे को लाभ प्रदान करने वाले व्यावसायिक संबंध नहीं होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के या फर्म के किसी कंपनी के साथ इस तरह के व्यावसायिक संबंध है कि वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति और फर्म उस कंपनी के अंदर अंकेशक के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका रिश्तेदार निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कंपनी के नियोजन में है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर ऐसा पर कोई पर्सन है और उसका कोई रिलेटिव कंपनी के अंदर या तो क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टर है, या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से मतलब है की मैनेजरियल पर्सन है, यानी कि सीईओ है, सीएफओ है, तो फिर अगर ऐसे पद पर यदि उसका कोई रिश्तेदार है उस कंपनी में, जिस कंपनी में व्यक्ति अंकेशक के रूप में नियुक्त होने चाहता है, यदि उस कंपनी के अंदर उसका रिश्तेदार निदेशक के पद पर या की मैनेजरियल पर्सन के पद पर है, तो जो प्लानिंग से रिलेटेड है वो पद, अगर वो पद प्लानिंग से रिलेटेड है तो फिर वो उस कंपनी के अंदर अंकेशक के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकता। तो स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपको। एक व्यक्ति जो अन्यत्र पूर्णकालिक कर्मचारी हो, यानी कि सीए इन सर्विस, भाई सीए इन प्रैक्टिस अलग बात है, और यदि कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी के अंदर क्या है या किसी और कंपनी के अंदर क्या है, पूर्णकालिक कर्मचारी है, यानी कि सर्विस करता है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति जो है किसी दूसरी कंपनी के अंदर अंकेशक के पद पर नियुक्ति नहीं ले सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर सीए जो व्यक्ति सीए है और वो क्या है, पूर्णकालिक कर्मचारी है, यानी कि एम्प्लॉय है, तो फिर वो कंपनी के अंदर अंकेशक के पद पर नियुक्ति नहीं ले सकता। तो क्योंकि भाई वो क्या है, सीए इन सर्विस है, सीए इन प्रैक्टिस नहीं है। या एक व्यक्ति या किसी फर्म का साझेदार जो अंकेशक के रूप में नियुक्ति रखता हो, यदि ऐसा व्यक्ति या साझेदार नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तिथि से 20 से अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, 20 से अधिक कंपनियों में नियुक्ति रखता हो, यानी कहने का मतलब है कि एक सीए जो है वो 20 कंपनियों में ही ऑडिटर के पॉइंट पर क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है। एक व्यक्ति या फर्म 20 कंपनियों में ही ऑडिटर के पोस्ट पर क्या हो सकती है, अपॉइंट हो सकती है। 21वीं कंपनी के अंदर अंकेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकती। यदि वो 21वीं कंपनी में अंकेशक के पद पर नियुक्त होना चाहती है तो उससे पहले किसी एक कंपनी के अंदर अंकेशक का पद छोड़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट कि कोई भी व्यक्ति और फर्म जो है वो एक समय में केवल 20 से अधिक कंपनियों में ही क्या है, अंकेशक के पद पर नियुक्त हो सकता है। एक पर्सन जो है वो एक बार में 20 कंपनियों का ही ऑडिटर हो सकता है, 20 से अधिक कंपनियों का ऑडिटर नहीं हो सकता है। इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है, यानी कि आप एक बार में 20 कंपनियों के अंदर ऑडिटर के पॉइंट पर अपॉइंट रह सकते हो, 21वीं कंपनी में नहीं रह सकते। ये कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013 में साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप किसी 21वीं कंपनी में अंकेशक बनना चाहते हो तो आपको पहले किसी एक कंपनी में अंकेशक का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविज़न यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति है या पार्टनर है वो एक बार में केवल 20 कंपनियों के अंदर ही ऑडिटर के पॉइंट पर अपॉइंट हो सकता है, ऑडिटर की पोस्ट पर क्या हो सकता है, अपॉइंट
हो सकता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि 20 से अधिक कंपनियों में नियुक्ति रखता हो तो भाई आप अंकेशक नहीं बन सकते। तो आप एक बार में केवल कितनी कंपनियों की ऑडिट कर सकते हो? 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा की नहीं कर सकते। और यदि आप कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉई हो, कर्मचारी हो, तो भी आप किसी कंपनी के अंदर अंकेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। एक व्यक्ति जो न्यायालय से किसी कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ हो तथा दोष सिद्धि होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई हो तो भी भाई वो व्यक्ति अंकेशक नहीं बन सकता। भाई कोई अंकेशक है, उसे न्यायालय ने क्या किया है? कपटपूर्ण व्यवहार के लिए दोषी ठहराया है और दोष सिद्धि से लेकर अभी तक 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो भाई 10 वर्ष तक वो किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सहायक या संबद्ध कंपनी या किसी भी प्रकार की सत्व एंटिटी जो नियुक्ति की तिथि पर परामर्श एवं धारा 144 में वर्णित विशिष्ट सेवाओं में व्यस्त हो, यानी कि आप किसी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में आप अंकेशक नियुक्त होना चाहते हो, उस कंपनी के अंदर यदि आप एडवाइजरी सर्विसेज पहले से प्रोवाइड कर रहे हो या फिर धारा 144 में कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, जैसे आप उस कंपनी के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आप उस कंपनी के अंदर अंकेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर मैं किसी कंपनी के अंदर, कोई सीए यदि किसी कंपनी के अंदर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिनका उल्लेख सेक्शन 144 में किया गया है, तो फिर वो उस कंपनी में अंकेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है स्टूडेंट। और हमको ये भी बात ध्यान रखनी है कि नियुक्ति के बाद अयोग्यता से उत्पन्न रिक्तता आकस्मिक रिक्तता मानी जाती है। जो स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर नियुक्ति के बाद कोई ऑडिटर जो डिस्क्वालिफिकेशंस अपन ने पढ़ी, इनमें से किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो उस कंपनी में अंकेशक के पद पर नहीं रह सकता, उसे अपना पद छोड़ना होगा और उसके पद छोड़ने से जो रिक्तता आएगी वो आकस्मिक रिक्तता कहलाएगी, कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी। और कैजुअल वैकेंसी के बारे में अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट कि यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर कैजुअल वैकेंसी को सबसे पहले 30 डेज के अंदर कैग के द्वारा क्या किया जाएगा? फिलअप किया जाएगा, यानी कि अंकेशक की नियुक्ति 30 दिनों के अंदर कैग के द्वारा की जाएगी। और यदि कैग नहीं कर पाता तो फिर 30 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाएगी। उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा स्टूडेंट कि अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें यदि डिस्क्वालिफिकेशन के कारण कोई पद रिक्त हो गया है, अंकेशक का पद रिक्त हो गया है, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट? उस कैजुअल वैकेंसी को 30 दिनों के अंदर कौन भरेंगे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भरा जाएगा, यानी कि अंकेशक की नियुक्ति 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कंपनी अंकेशक की योग्यताएं और अयोग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।